ये कहानी है अमीर गरीब बहू का बंटवारा। चलो अब आराम से बैठकर खाना खा लेता हूँ, बाकी काम बाद में कर लूंगा। ये है महेश। तभी महेश एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है तो वहाँ महेश के पिता कुलदीप वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, तो काम करने के बजाय तू यहाँ बैठकर मजे से खाना खा रहा है। अरे नकारा कामचोर कहीं के, खाने और सोने के सिवा थोड़ा काम भी कर लिया कर। बाबा मैं सवेरे से काम कर रहा था, बस अभी खाना खाने बैठा हूँ। बस बस, सब समझता हूँ मैं। पिछली बार की तरह अगर इस बार भी फसल खराब हुई ना तो तुझे और तेरी पत्नी दोनों को घर से निकाल दूंगा। बाबा पिछली बार कीड़ों का बड़ा सा झुंड हमारे खेत में आ गया था और उन्होंने हमारी फसलों के साथ साथ दूसरों की फसल भी बर्बाद कर दिए थे। हाँ हाँ, उस समय तू खेत में सो रहा होगा। अरे जीवन में पढ़ाई तो तूने की नहीं, कम से कम काम तो अच्छे से कर। अपने बड़े भाई को देख, पढ़ लिख कर उसने गांव के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इतनी अच्छी नौकरी हासिल की, अपने बाबा का नाम पूरे गांव में रोशन किया, और एक तू है नकारा निकम्मा कहीं का। कुलदीप वहाँ से चला जाता है। पता नहीं बाबा मुझे क्यों गलत समझते हैं। शाम का समय महेश इसी गांव में अपने घर आता है जहां महेश के माता पिता कुलदीप, मीनाक्षी और बड़े भाई भाभी अभय, जानकी और पत्नी कविता वो सब थे। कविता, तूने खाने में नमक की जगह चीनी डालकर इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया। जिसे नमक और चीनी में अंतर नहीं पता वो घर गृहस्थी क्या खाक संभालेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, वो गलती से नमक के डिब्बे में चीनी रखी हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि उस डिब्बे में नमक ही है। क्या नमक के डिब्बे में मैंने ही चीनी डाली थी कविता, ताकि तेरे हाथों खाना खराब हो जाए और तू सबकी नजरों में बुरी हो जाए। महेश ने तो बचपन से ही हमारे नाक में दम करके रखा है, अब इसकी पत्नी भी हमें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कुलदीप के परिवार वाले जामपुर गांव में रहते हैं। मीनाक्षी की बड़ी बहू जानकी बहुत ही अमीर परिवार से है, वो पढ़ी लिखी है, और छोटी बहू कविता जो कुछ दिन पहले ही शादी करके इस घर में आई है, वो बहुत ही गरीब परिवार से और अनपढ़ है। जानकी बहू, आज से रसोई के सारे काम तू ही संभाल, इस गंवार को तो कुछ आता ही नहीं। कविता बहू, तू आज से घर में साफ सफाई करना, कपड़े धोना, ये सब करना, समझी। कुलदीप के पास गांव में 4 एकड़ एक खेत है जिसमें महेश और कुलदीप दोनों खेती करते हैं और अभय अपनी नौकरी करता है। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन कुलदीप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। भाई, हम बाबा को शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं ना, गाँव के डॉक्टर से ज्यादा शहर के डॉक्टर होशियार हैं। गांव का डॉक्टर बाबा का अच्छे से इलाज कर रहा है, तू मुझे मत सिखा, ये समझा ना। अपना मुंह बंद रख महेश, अपने बाबा के लिए अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो उल्टी सीधी राय भी मत दे। मीनाक्षी हमेशा अभय और जानकी का ही मान करती है। 2 दिन बाद अभय और जानकी अपने कमरे में थे। अभय जी, ससुर जी की हालत तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, उन्हें बहुत खतरनाक बीमारी हो चुकी है। हाँ जानता हूँ जानकी, और बाबा की बीमारी का इलाज शहर में ही है जहाँ लाखों रुपए खर्च आएगा। अब बाबा के इलाज के लिए हम अपने लाखों रुपए क्यों बर्बाद करें। घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बाबा को ये बीमारी हो गई। अगले दिन सवेरे एक वकील कुलदीप के घर आता है। कुलदीप भाई, आप जो अपने पिता की जमीन का केस लड़ रहे थे ना, जो उस धनराज सेठ ने धोखे से हड़प ली थी, वो केस आप जीत गए और वो 100 एकड़ जमीन आपको मिल गई। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या, ये तो बहुत खुशी की बात है। बाबा, हम सालों से जमीन को पाने के लिए केस लड़ रहे थे। ये जमीन तो करोड़ों से ज्यादा की है। अब आप इस पेपर पर अपने अंगूठे के निशान लगा दीजिए ताकि उस जमीन के पेपर्स मैं आपके नाम बना सकूं। अगर ये जमीन ससुर जी के नाम हो गई तो इसमें 2 हिस्से हो जाएंगे। ससुर जी, अगर आगे चलकर आपको कुछ हो गया तो इस जमीन का क्या होगा? मेरी सुनिए तो आप ये जमीन अभय जी के नाम कर दीजिए। अभय जी पढ़े लिखे हैं, इस घर के बड़े बेटे हैं, ये जमीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ जी बहू ठीक कह रही है, आप ना ये जमीन ना अभय के नाम करवा दीजिए। हमें अभय पर पूरा भरोसा है, वो इस घर को भी अच्छे से लेकर चलेगा और अपने छोटे भाई को भी। तभी कुलदीप वो 100 एकड़ जमीन अभय के नाम कर देता है। रात का समय
अभय जानकी कमरे में थे। वाह वाह जानकी, तुमने तो कमाल कर दिया, हमारे नाम 100 एकड़ जमीन हो गई। अब 100 एकड़ जमीन में से हम उस महेश और कविता को फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। कुछ दिन बाद अब सही से इलाज ना मिलने पर कुलदीप की मृत्यु हो जाती है। इस हादसे से मीनाक्षी को इतना गहरा सदमा लगता है कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। मीनाक्षी अपने कमरे में बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। ये क्या हो गया माँ? अभय और बड़ी बहू कहाँ है? माँ जी, वो कहीं बाहर गए हैं। थोड़े समय बाद अभय एक वकील के साथ घर आता है और एक पेपर पर अपनी माँ के अंगूठे के निशान ले लेता है। भाई ये किस चीज के पेपर्स हैं? ये इस घर के बंटवारे के पेपर है। हम चाहते हैं कि अब ससुर जी की इस संपत्ति के 2 हिस्से हो जाए और दोनों भाइयों को उनका उनका हिस्सा मिल जाए। ये क्या कह रही हो तुम बहू? हाँ भाभी, हमें बंटवारा नहीं करना है, पर मुझे तो करना है। मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों भाइयों को बराबर का हिस्सा मिल जाए। बाबा के पास एक खेत और ये घर है। अब बता महेश, तुझे खेत और घर में से क्या चाहिए? ससुर जी के पास तो 100 एकड़ जमीन भी तो है ना। जो 100 एकड़ जमीन है वो ससुर जी ने केवल अभय जी के नाम की है और उस पर केवल हमारा अधिकार है, उसमें से बंटवारा नहीं होगा। ये क्या बोल रही है तू बहू? उस 100 एकड़ जमीन पर महेश का भी उतना ही अधिकार है जितना कि अभय का है। 100 एकड़ जमीन अभय जी के नाम है। अगर ये कुलदीप जी के नाम होती तो उसमें से महेश को हिस्सा मिलता था, पर कानूनन इस जमीन पर केवल अभय जी का ही अधिकार है। अभय, तू अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है बेटा? जल्दी बोल महेश, तुझे घर चाहिए या खेत? मैं और जानकी हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं और अब वहीं रहेंगे। भाई, यहाँ माँ की हालत इतनी खराब है। अब मुझे माँ से कोई मतलब नहीं, जल्दी बता क्या चाहिए तुझे? ये सुनकर मीनाक्षी रोने लगती है। अच्छा हुआ बेटा कि तेरे बाबा जिंदा नहीं है, वरना आज वो तेरी ये बात सुनकर जीते जी मर जाते। बाबा ने बड़ी मेहनत से पाई जमा करके खेत खरीदे थे, मैं उस खेत को ही लूंगा। ठीक है, अब माँ को उठा और यहाँ से जा, हम ये घर बेचकर शहर जा रहे हैं। तभी महेश कविता मीनाक्षी को लेकर अपने खेत में बने एक छोटे से झोपड़े में रहने आ जाते हैं, जहाँ मीनाक्षी चारपाई पर लेटी रो रही थी। जिस बेटे पर हमें इतना विश्वास था, आज उसी ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। माँ, मैं और कविता है ना आपके पास, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे माँ। अगले दिन महेश अपने पास के पैसों में राशन और घर में लगने वाली सारी चीजों को लेकर आता है। कुछ दिन बाद, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं बचा, अब फसल पेरने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएं कविता? जी मैं बाबा से ले आती हूँ, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। तभी कविता अपने पिता से पैसे लाती है, जिसके बाद महेश अपने खेत में खेती करने लगता है। कुछ महीनों बाद अब परिवार का गुजारा करने में महेश पर कुछ कर्ज भी हो रखा था। एक दिन महेश की आधी से ज्यादा फसल अचानक खराब हो जाती है और उसे फसल के बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। जी ये क्या हो गया? जी ये तो बहुत कम पैसे हैं, अब हम इतने कम पैसों में कैसे कर्ज चुका पाएंगे? सोचा था फसल के पैसे मिलेंगे तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, पर हमारी तो आधे से ज्यादा फसल खराब हो गई। दुखी ना हो मेरे बच्चों, भगवान जी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। अगले दिन महेश अपने खेत में खड़ा था। आखिर मेरी फसल अचानक खराब कैसे हो गई? कहीं खेत की जमीन से कीड़े तो नहीं पड़ गए? मुझे खोद कर देखना होगा। महेश खेत में खुदाई करने लगता है। इधर अभय और जानकी शहर में अपने बड़े आलीशान घर में मजे से अपना जीवन बिता रहे थे। जानकी, हम तो अरबपति बन गए। बेचारे देवर जी और कविता रास्ते पर कटोरा लेकर भीख मांग रहे होंगे वो। दोपहर का समय महेश खेत में खुदाई कर रहा था, तभी जमीन के अंदर उसे सोने जैसी कुछ चीज दिखाई देती है। ये क्या है? महेश और खुदाई करता है तो जमीन के अंदर एक सोने का मटका था। सोने का मटका? महेश जब उस मटके के अंदर देखता है तो अंदर कई सारे सोने के सिक्के थे। अरे अरे, ये सोने के सिक्के हैं। महेश वो सोना लेकर अपने घर आकर मीनाक्षी और कविता को दिखाता है। जी ये तो करोड़ों से भी ज्यादा का सोना
है ना? क्या हमारे खेत में इतना सारा सोना निकला? माँ, हम तो अरबपति बन गए। तीनों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी महेश सोना बेचकर एक बड़ा सा घर खरीदता है और 4 बड़े खेत खरीदता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है, जिसके बाद मीनाक्षी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इधर अभय को जो 100 एकड़ जमीन मिली थी, उस जमीन पर उसके दादाजी ने करोड़ों का कर्ज लिया था, जिसे अब अभय को चुकाना पड़ता है, जिसमें अभय जान की पूरी तरह से बर्बाद होकर रास्ते पर आ जाते हैं। ये क्या हो गया जी? हम तो रास्ते पर आ गए जी। दादी जी ने उस जमीन पर इतना कर्ज लिया था कि हम तो पूरे बर्बाद हो गए। तभी दोनों अपने गांव में आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि महेश अब बहुत अमीर हो चुका है। वो दोनों महेश के पास जाकर उसे सारी बातें बताते हैं। महेश मेरे भाई, हमारी मदद कर। हम पूरे बर्बाद हो गए महेश। कोई जरूरत नहीं है महेश इन दोनों की सहायता करने की। इन गद्दारों की तो यही सजा है। निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए माँ जी। महेश, 4 दिन से हमने कुछ खाया भी नहीं भाई। ये सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दे महेश, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। माँ जी, इन्हें माफ कर देना चाहिए। इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है और ये जैसे भी है पर है तो हमारे अपने ही ना। उसके बाद मीनाक्षी महेश जान की अभय को माफ कर देते हैं। उसके बाद अभय महेश के साथ खेत में जाकर खेती करने लगा और दोनों खूब मेहनत करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना आगे का जीवन बिताने लगे। प्रिया के ससुर दुबई में काम करते हैं और 5 साल बाद वो अपने घर वापस आ रहे हैं। पूरा परिवार बहुत खुश है और उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और प्रिया जाकर दरवाजा खोलती है। नमस्ते पापा जी, आ गए आप? हम कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ, फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी। अंदर आइए पापा जी। प्रिया की सास और पति भी वहाँ जाते हैं। देखते हैं कि ससुर जी के साथ एक औरत भी है। सभी लोग बड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ये महिला कौन है, लेकिन सब जानने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये महिला कौन है आपके साथ? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ, ये हमारी पत्नी है जानकी। आज से ये इस घर में रहेगी और तुम लोगों को इन्हें पूरा सम्मान देना होगा। सभी हैरान हो जाते हैं कि पापा जी ने दूसरी शादी कर ली है। प्रिया की सास रोने लगती है। प्रिया और उसका पति हैरान हैं। पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? ये कैसा मजाक है? ऐसा नहीं हो सकता। पापा जी, आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मम्मी जी 5 सालों से आपका इंतजार कर रही थी। आप वापस आए लेकिन उनकी सौतन लेकर। ये क्या नर्त कर दिया आपने? दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई है। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं दुबई में अकेला रहता था। मुझे भी किसी के साथ और सहारे की जरूरत थी, इसीलिए मैंने जानकी से शादी कर ली। अच्छा यही होगा कि तुम लोग घर में मिलजुल कर रहो और जानकी को भी अच्छे से रखो। ससुर सबको ऑर्डर देकर अपनी दूसरी पत्नी के साथ अंदर कमरे में चला जाता है और सभी लोग हैरान हैं। इधर प्रिया की सास का रो रो कर बुरा हाल है। प्रिया अपने पति संतोष के साथ कमरे में बैठी बातें कर रही है और वो बहुत परेशान है। पापा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा जी तो ऐसे कभी भी नहीं थे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। औरत का चक्कर होता ही ऐसा है प्रिया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। शक्ल से ही वो औरत मुझे ठीक नहीं लग रही है। अब कुछ नहीं हो सकता। पापा ने बकायदा उस औरत से शादी कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता। प्रिया सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। सुबह प्रिया जैसे ही किचन में जाती है कि वो देखती है कि दूसरी सास पहले से ही किचन में मौजूद है और सबके लिए नाश्ता बना रही है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाइए यहाँ से, मैं सबके लिए नाश्ता बना दूंगी। अरे नहीं बहू, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पर वहाँ प्रिया की सास आ जाती है जो कि बहुत गुस्से में है। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? मेरे किचन से बाहर निकलो, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है।
अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? अब तुम्हारा पति मेरा पति है तो तुम्हारा किचन भी तो मेरा हुआ ना। हम दोनों प्यार से इस किचन में सबके लिए खाना बनाएंगे। कोई जरूरत नहीं है प्यार जताने की। मेरा घर बर्बाद कर दिया तुमने। अब क्यों दिखावे का प्यार जता रही हो? निकलो यहाँ से। चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रिया का ससुर भी वहाँ आ जाता है। क्या हो रहा है? इतनी चिल्ला चोट क्यों मचा रखी है? मैं सबके लिए सुबह नाश्ता बनाने के लिए आई थी, लेकिन ये मुझे बनाने ही नहीं दे रहे। मैंने तुम लोगों को पहले ही समझा दिया था। अब ये भी इस घर का हिस्सा है और तुम लोगों को मिलजुल कर रहना होगा। फिर ये तमाशा क्यों लगा रखा है? ये मेरे किचन में काम नहीं कर सकती। ये तुम्हारी बीवी होगी, लेकिन इस घर की मालकिन नहीं है। ये घर मेरा है। इतने साल मैंने मेहनत करके इस घर को बनाया है। ये किचन मेरा है। मैं इसे यहाँ काम नहीं करने दूंगी। ये तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। मैं चाहूँ तो तुम्हें आज ही इस घर से निकाल सकता हूँ। पापा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आखिरी बार तुम लोगों को समझा रहा हूँ। ये घर जानकी का भी है और मालती का भी। तुम दोनों जितना प्यार से रहोगे उतना अच्छा होगा, वरना मैं जानकी के लिए अलग घर और किचन बनवा दूंगा। ससुर जी गुस्से में बोलकर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे हंसते हुए जानकी भी चली जाती है। मालती की आंखों में आंसू हैं और प्रिया उन्हें संभालती है। अगले दिन प्रिया किचन की तरफ जा रही होती है, तभी देखती है कि उसका ससुर और नई सास कमरे में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। ससुर ने कुछ प्रॉपर्टी के पेपर निकाले हुए हैं। वो खड़े चुपचाप होकर सुनती है। हाँ, पेपर्स तो सारे मेरे पास ही है। ये इस घर के, ये दुकान के, कुछ प्लॉट के, सब कुछ मेरे पास ही रखे हैं। तुम निश्चिंत रहो। प्रिया मन ही मन में सोचती है कि आखिर पापा जी से सारी जानकारी क्यों दे रहे हैं, और वो चिंता करने लगती है। अगले दिन सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। प्रिया की सास सभी के लिए खाना लेकर आती है। उसने अपने पति की पसंद का खाना बनाया होता है। ये देखिए, आज मैंने आपकी पसंद के कढ़ी चावल बनाए हैं। जरा खाकर बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह, क्या बात है! कढ़ी चावल बहुत दिन हो गए मैंने नहीं खाए। तभी पीछे से दूसरी सास आ जाती है और पति को रोकते हुए कहती है, अजी सुनिए, भूल गए क्या? डॉक्टर ने आपको दही और छाछ खाने के लिए मना किया है। ये देखिए, मैंने आपके लिए कितनी अच्छी मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है, आपकी पसंदीदा। आपको पसंद है ना? ये आपको खाना चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। छाछ और दही बना है, लाओ खिचड़ी ही खा लेता हूँ। प्रिया की सास का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इधर प्रिया की दूसरी सास पहली सास को देखकर मुस्कुरा रही है, जैसे उसने ये जान के किया हो। अगले दिन प्रिया अपनी सास के साथ बैठी रो रही है और प्रिया उन्हें समझा रही है, मम्मी जी अपने आप को संभालिए। कैसे संभालू बेटा, ये सब क्या हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे ससुर को इस बुढ़ापे में दूसरी शादी करने का चस्का लग जाएगा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, ये चस्का बहुत ही जल्द उतरने वाला है। क्या मतलब बेटा? आपको जल्दी पता चल जाएगा मम्मी जी, बस आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद प्रिया के ससुर जी का जन्मदिन आता है और सभी बहुत खुश हैं और प्रिया की दूसरी सास तो कुछ ज्यादा ही खुश है। वो सभी के लिए खीर बनाती है और क्योंकि ससुर जी का जन्मदिन है तो इसलिए उसे कोई भी खाने से मना नहीं कर पाता। आज मैंने इनके जन्मदिन की खुशी में सबके लिए खीर बनाई है और आप सब लोगों को खाना ही होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब लोग जरूर खाएंगे। लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। प्रिया का पति और उसकी सास हैरान हैं कि प्रिया उसकी मदद क्यों कर रही है। प्रिया सबको खीर देती है। सभी लोग खीर खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आधी रात अंधेरे में दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अचानक से लाइट ऑन होती है। प्रिया की दूसरी सास हाथ में बैग लिए दरवाजे पर खड़ी है, जैसे वो भागने की कोशिश कर रही थी। अचानक से प्रिया उन्हें रोक लेती है। अरे, आप कहाँ जा रही हैं? प्रिया की दूसरी सास रुक जाती है और डरने लगती है। प्रिया उसके पास जाती है,
सास हैरान है और डरी हुई है। तभी पीछे से प्रिया का पति और सास ससुर भी आ जाते हैं। अरे जानकी, आधी रात को तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं बताती हूँ। पापा जी, ये क्या बताएगी? ये नहीं बता पाएगी। प्रिया दूसरी सास के हाथ से बैग छीन लेती है और उसे खोलती है। उसमें सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स, कैश और गहने होते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पापा जी, असल में आपकी दूसरी पत्नी सारा पैसा और गहना लेकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि समय पर मुझे पता चल गया। इन्होंने आज जो खीर बनाई थी उसमें नींद की दवा मिला दी थी, लेकिन मैंने इन्हें देख लिया था और इस खीर को बदल दिया, वरना उनकी खीर खाकर हम सभी सोते रह जाते और ये फरार हो जाती। तभी सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस दूसरी सास को पकड़कर ले जाती है। इधर ससुर को पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो मालती, मुझसे गलती हो गई। आपकी गलती नहीं है पापा जी। जानकी एक गिरोह से जुड़ी हुई है और इन लोगों का काम ही यही है, लोगों को फंसाना और उनकी प्रॉपर्टी लूटकर भाग जाना। सभी लोग उनको माफ कर देते हैं और हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।